जय भारत मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एजुकेशन हब ट्यूटोरियल में, जहां पर आपको मिलती है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े हुए सभी विषयों की ऑनलाइन क्लासेस। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं आशीष बाके आपके लिए मैथ्स के सेशन को यहां पर कंटिन्यू कर रहा हूं। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग ने देखा कि प्रतिशत में बेसिक या फ्रेशर लेवल का कोई भी व्यक्ति है वो अपने कॉन्सेप्ट को समझने के लिए किस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना पसंद करेगा। वैसे हमने कुछ 9-10 क्वेश्चन को हमने कल देखा। एक क्वेश्चन मैंने स्टूडेंट्स को खुद से करने के लिए दिया था, वो क्वेश्चन हम लोग पहले देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे ऐसे क्वेश्चंस की तरफ जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और जो सिलेक्शन को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे कि ऐसा क्वेश्चन हम लोग यदि 25 क्वेश्चन आ रहे हैं मैथ्स के और उसमें से हम लोग 20 या 22 क्वेश्चन कर पा रहे हैं, तो जो 3 क्वेश्चन होते हैं वो उस लेवल के होते हैं जो सिलेक्शन रोकने में बहुत ज्यादा हिस्सेदारी रखते हैं दोस्तों। तो आइए देखते हैं पहले वाले क्वेश्चन को, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे इससे अच्छे लेवल या प्रैक्टिस स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चन जो भी पूछे जाते हैं उसको सॉल्व करने की तरफ। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं। जैसे कि क्वेश्चन था कि चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि होने से कोई साहूकार 450 रुपए में 5 किलो चीनी अधिक खरीद लेता है, तो चीनी का घटा हुआ मूल्य रुपए प्रति किलोग्राम में ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों एक बात आपको थोड़ी सी लॉजिकली समझ में आनी चाहिए कि भैया घट कितना रहा है। मूल्य में 10% की कमी हो रही है, मूल्य में 10% की कमी हो रही है। अब पहले भी वह 450 रुपए खर्च करता था, आज भी वह 450 रुपए खर्च करता है, परंतु 10% की कमी होने के कारण वह 5 किलोग्राम चीनी जो है अधिक खरीद लेता है। ठीक है, तो यहां एक बात देखी गई कि ये जो 5 किलो है वो 10% रुपए में आ जाते होंगे, क्योंकि भाई कमी तो उन्हीं रुपए में हो रही है। तो कहने का तात्पर्य है कि यदि 5 किलो इस 10% रुपए में आ जाते होंगे, तो क्या मैं लिख सकता हूं कि 5 किलो बराबर 10% के। क्या कुछ गलत होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। या मैं यूं कहूं कि ये जो 10% रुपए है, रुपए यानी कि मूल्य जो है वह परसेंटेज में 10% को दर्शा रहा है और वह वैल्यू को यानी कि मात्रा को 5 किलो के रूप में दर्शा रहा है, जिससे कि हमें समझ में आ जाएगा 100% कैसे निकाला जाए। यदि मैं 10% का मूल्य 10% रुपए जो है 5 किलो का मूल्य है, तो 100% रुपए जो होंगे वो सीधे सीधे किसका मूल्य होगा? इसमें 10 गुना करने पर 100% हुआ, तो वही इसमें 10 गुना करने पर 50 किलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यानी कि यदि मैं 100% रुपए की बात करूं, यानी कि 450 रुपए की बात करूं जो कि 100% है अपने आप में, वह सीधे सीधे किसका मूल्य हो जाएगा? वह 50 किलो का मूल्य हो जाएगा दोस्तों। आई बात समझ में? अभी 100% की बात है, मुझे पूछा गया है कि चीनी का घटा हुआ मूल्य बताइए। पहले जो मूल्य था उससे कोई लेना नहीं है, अब आया है कि घटा हुआ मूल्य बताइए कि वर्तमान में 10% की कमी होने के बाद कितना मूल्य हो गया। तो 450 रुपए तो मैंने लिख लिया कि भाई 450 रुपए जो थे हम लोग खर्च कर रहे हैं पहले भी और अभी भी, लेकिन पहले हम कुछ किलो लेते थे और अब हम कितने ले रहे हैं? अब 50 किलो ले पा रहे हैं। तो 50 किलो यदि मैं इसमें से डिवाइड कर देता हूं, तो कुल मूल्य में से 50 किलो को डिवाइड करने पर रुपए प्रति किलोग्राम में हमारा क्या आ जाएगा? मूल्य आ जाएगा नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। तो मैंने यहाँ क्या किया? 0 से 0 कैंसिल किया और पन्ना में 45 किया, यानी आंसर आ जाएगा 9 रुपए प्रति किलोग्राम। कोई दिक्कत? एक बार फिर समझ लेते हैं। जैसे कि चीनी के मूल्य में 10% की कमी होने से कोई साहूकार 450 रुपए में 5 किलो चीनी अधिक खरीद लेता है। ठीक है, तो चीनी का घटा हुआ मूल्य रुपए प्रति किलोग्राम में ज्ञात कीजिए। एक बात ध्यान दीजिएगा कि हम लोग ने कहा है 10% की कमी की गई मूल्य में, तो परसेंटेज यदि देखा जाए तो मूल्य कितना रहा होगा? 100% रहा होगा। और 10% की कमी करने से हम लोग वही 450 रुपए की चीज में 5 किलो की अधिकता देख रहे हैं। आई बात समझ में? तो मूल्य कम हुआ तो हम लोग की क्या होगी? मात्रा बढ़ गई। तो जितना मूल्य कम हुआ उतनी ही मात्रा बढ़ी। तो जितना मूल्य कम हुआ यानी 10% मूल्य क्या हुआ? कम हुआ और 5 किलो की मात्रा बढ़ गई, तो वह 5 किलो होगा 10% के बराबर, यानी कि मूल्य जो होगा 10% वह 5 किलो मात्रा को दर्शाएगा। यदि 10% रुपए में हम लोग 5 किलो ले पा रहे हैं, तो 100% रुपए में हम लोग 50 किलो ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे? बिल्कुल सही है, बिल्कुल ले पाएंगे। तो ये 50 किलो 100% को दर्शाता है और यह 100% किसको दर्शा रहा है? उन्हीं मूल्य को जो हम पहले भी खर्च करते थे और बाद में भी खर्च करते हैं, तो वह 450 रुपए है। और 450 रुपए में जब हम 50 किलो का डिवाइडेशन करेंगे तो प्रति किलो का मूल्य निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? बिल्कुल निकल जाएगा। तो हमने 450 को 50 से डिवाइड करने पर हमारा आंसर कितना आएगा? 9 रुपए प्रति किलो दोस्तों। तो आइए चलते हैं उन
लेवल के क्वेश्चंस की तरफ जो एग्जाम में एडवांस लेवल पर पूछे जाते हैं और जो हमारे जो है मार्क्स को बिल्कुल भी रोक देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आइए चलते हैं एडवांस लेवल के वो क्वेश्चंस जो कि हमारे स्टूडेंट्स के लिए या हमारे प्रैक्टिस लेवल के ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो एग्जाम को प्रॉपर्ली फेस करते हैं और सिलेक्शन में रोकने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो आइए चलते हैं ऐसे क्वेश्चंस की तरफ जो कि अलग अलग जगह से अलग अलग लेवल के हम लोग ने उठाकर यहाँ पर रखे हुए हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन कुछ इस तरह से बना हुआ है कि कोई आयत है, मान लीजिए आयत से तात्पर्य होता है कि भाई ऐसी कोई आकृति, ऐसी कोई द्विविमीय आकृति जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर हो परंतु आपस में चारों भुजाएं बराबर ना हो। तो ये हमारी हो जाएगी लेंथ, ये हो जाएगी हमारी विड्थ, यानी कि ये हो जाएगा हमारी लंबाई, ये हो जाएगी हमारी चौड़ाई। क्वेश्चन कुछ इस तरह से कि आयत की लंबाई एवं चौड़ाई में क्रमशः 20% और 25% की वृद्धि होने से आयत के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों क्वेश्चन में एक चीज थोड़ी सी दिमाग में लगानी चाहिए हम लोग को कि जब भी हम क्षेत्रफल की बात करें तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है, आयत का जो भी एरिया होता है वो कितना होता है, L इंटू बी, यानी कि लंबाई गुणी चौड़ाई होता है नहीं होता है। ठीक है, तो जो लंबाई में वृद्धि हो रही है तो वही चौड़ाई में वृद्धि हो रही होगी, तो कितने की वृद्धि हो रही है। तो आइए इस चीज को तो हमने देख लिया कि ये हमारा सूत्र हो गया। ठीक है, अब उस चीज को देखते कि वृद्धि होने पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। मैंने कहा कि 20% की वृद्धि हुई, 20% यानी कितना होता है, 20% होता है 1/5 के बराबर। ये बात हमने समझ ली है। जब 1/5 के बराबर है, ये हो गई आपकी लंबाई। यदि पहले 5 रही होगी और 20% की वृद्धि कर दी गई तो 5 से 1 अधिक हो गया कि नहीं हो गया, यानी कि पहले कितना था, पहले 5 था, अब 1 की वृद्धि हो गई तो बाद में कितना हो गया, वो 6 हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। जब लिखा गया कि चौड़ाई में भी वृद्धि हुई है, और चौड़ाई में कैसी वृद्धि हुई, चौड़ाई में लिखा हुआ है 25% की वृद्धि होने से आयत के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, अब 25% की वृद्धि कर दी गई तो वही चीज जब हमने 20% को 1/5 लिखा तो 25% को उसी रूप में मैं क्या लिख सकता हूं दोस्तों, 25% इज इक्वल्स टू 1/4 लिख सकता हूं, ये लिख सकता हूं। अब बात हो रही है वृद्धि की, तो पहले यदि 4 रहा होगा तो 1 बढ़कर कितना हो गया होगा, 5, यानी कि यदि 4 रहा होगा अब 1 बढ़ गया, यानी 25% की वृद्धि हो गई 4 में, तो 1 बढ़ने पर कितना हो गया, 5 हो गया। अब मैंने क्या बताया कि क्षेत्रफल जो होगा वो किसके बराबर होगा, लेंथ इंटू विड्थ, यानी कि लंबाई गुनी चौड़ाई के बराबर होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो मैंने लिखा लंबाई 5 है यूनिट वैल्यू में, चौड़ाई 4 है पहले में, तो 5 गुणित 4 ये किसके बराबर हो जाएगा, 20 के बराबर हो जाएगा। तो ये वैल्यू क्या की निकली हमारी, एरिया या फिर क्षेत्रफल की निकली या नहीं निकली, बिल्कुल निकली। अब क्या हुआ, परिवर्तन क्या होता है कि जब वृद्धि हुई तो 6 हो गई आपकी लंबाई और 5 हो गई आपकी चौड़ाई। ठीक है, अब मेरे को बताइए, अब लंबाई और चौड़ाई 6 और 5 है तो गुणा करने पर हमारा एरिया निकलेगा नहीं निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। तो 6 पंजे कितना हो गया, 30 हो गया। ठीक है, अब हमसे पूछ लिया कि भैया आयत के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो हम लोग ये समझ रहे हैं कि पहले कितना था, पहले एरिया या क्षेत्रफल था 20, अब हो गया है 30, तो वृद्धि कितने की हुई, 10 की वृद्धि हुई कि नहीं हुई, इन दोनों में कितने का अंतर है, 10 का अंतर है कि नहीं है, तो 10 की वृद्धि हुई मैंने कहा। अब बेस वैल्यू क्या है, 20, क्योंकि 20 में वृद्धि हुई है, तो 10-20 का कितना परसेंट है, तो 10/20 गुणा 100, ये होगी आपकी लंबाई वाली मेथड। ठीक है, और यदि पूछा जाए कि 10-20 का कितना परसेंट, तो दिख रहा है कि भैया 10-20 है, 10-20 का आधा है, तो आधा बराबर किसके बराबर होता है, तो आधा बराबर दोस्तों होता है किसके बराबर, 50% के बराबर। आई बात समझ में, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। वैसे इसको यदि सॉल्व करना चाहो तो इससे कर लो, 20 पंजे 100 और ये आ गया आपका 50% आंसर। दोनों से जिससे भी आपको करना पॉसिबल है, तो आपके पास ये दोनों मेथड होगी, एक तो ये वाली भी, एक ये वाली भी। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है वो भी कुछ इसी तरह का है। क्वेश्चन हमसे कहा गया है कि आयत की लंबाई एवं चौड़ाई में क्रमशः 33 से 1/3% की वृद्धि एवं 16 से 2/3% की कमी हो जाती है, तो आयत के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आप लोग खुद ही लॉजिक लगाइए और उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। देखिए, हमसे क्या कहा गया कि एरिया क्या होता है भैया, वही लेंथ इनटू विड्थ, यानी कि क्या होता है, लंबाई गुनी चौड़ाई होता है। ठीक है, हम उससे कहा गया कि आयत की जो लंबाई है वो 33 से 1/30% की वृद्धि के साथ होगी। तो मेरे से कहा गया कि भैया लंबाई जो थी वो पहले क्या थी, ध्यान दीजिएगा, 33 से 1/3% जो होगा वह यूनिट वैल्यू में कितना हो जाएगा, 1/3 के बराबर होगा कि नहीं होगा।
बिल्कुल होगा। तो लंबाई जो हो जाएगी अब कितनी हो जाएगी, पहले 3 थी, अब 1 बढ़ गई तो कितनी हो गई, 4 हो गई कि नहीं हो गई, बिल्कुल हो गई। ठीक है, अब मैं क्या किस तरह, अब मैंने कहा चौड़ाई की बात करें, अब मैंने कहा चौड़ाई की बात करें तो अब चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, 33 से 1/3% की वृद्धि एवं 16 से 2/3% की कमी किस पर हुई है, चौड़ाई पर हुई है। तो चौड़ाई यदि कितनी थी, मान के चलिए 16 से 2/3% की बात कर रहा है, तो वो किसके बराबर होगा, 1/6 के बराबर होगा कि नहीं होगा, फ्रैक्शन वैल्यू में या भिन्नात्मक रूप में। पहले क्या हुआ था कि लंबाई में वृद्धि हुई थी तो हमने 3 से 4 कर दिया, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर कमी हो रही है, डिक्रीज हो रहा है, तो 6 में से 1 कम करेंगे, यानी कि पहले कितना था, 6 था, क्योंकि ये बेस वैल्यू है। ठीक है, अब 6 में से 1 कम किया तो कितना हो गया आपके पास, 5 हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल। ये बात सीधी लॉजिक की बात है कि भैया हमने यहाँ पे वृद्धि करी थी पहले वाले क्वेश्चन में, तो हमने दोनों बढ़ाकर लिख दिया। यहाँ पर लंबाई में वृद्धि की है और चौड़ाई में कमी की है, तो हमने क्या किया, लंबाई में वृद्धि कर दी और चौड़ाई में कमी कर दी इन यूनिट वैल्यूज के हिसाब से। ठीक है, अब एक चीज आपको दिमाग में आ रही होगी कि भाई यूनिट में चल रहे हैं हम लोग, बिल्कुल परसेंट को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो 3 और 6 ये क्या हो गया आपस में, लंबाई और चौड़ाई। इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए 3 × 6 की बात की जाए तो 6 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। और वहीं अब क्या हो गया, परिवर्तन के बाद क्या हो गया, वो चीज ध्यान में रखने वाली बात है कि 5 को 20 हो गया। तो पहले जो एरिया था, पहले जो क्षेत्रफल था वो 18 था और अब जो क्षेत्रफल है वो कितना हो गया दोस्तों, अब हो गया है 20, यानी कितना हो गया, कितने की वृद्धि हो गई इसमें, 2 की वृद्धि हुई कि नहीं हुई। अब बताइए कि 2 की वृद्धि किस पर हुई है, 20 पर हुई है कि 18 पर हुई है, सीधी सी बात है 18 पर हुई है। तो यह 2 जो है वह 18 का कितना परसेंट है, आई बात समझ में, 2 से मैंने काटा, 2 9 18। ठीक है, आगे चले, 100/9। अब एक बात बताइए, जब मैंने कहा था कि 100/9 यानी 100 का 9वां हिस्सा कितना होता है प्रतिशत के रूप में, तो आप सबको ध्यान रहना चाहिए 11 सही 1/9%। या चाहो तो इसको सॉल्व भी कर सकते हो, यह एक विषम भिन्न है, इसको मिश्र भिन्न इस तरह से बना सकते हो, कोई दिक्कत। तो ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ दोस्तों, ये ध्यान दीजिए, P Q से 6 गुना बड़ा है, Q R से 50% कम है। ये मैंने क्वेश्चन क्यों लिखा है, ये बात आपको ध्यान में है। इन दोनों के साथ ये क्वेश्चन लिखने का क्या महत्व है, इन दोनों में हमने एक चीज समझी कि हम लोग परसेंट को ध्यान रखते हुए यूनिट वैल्यूज में कैसे खेल सकते हैं, कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं, कैसे उस मास्टर की का उपयोग कर सकते हैं। वैसी चीज मैंने इसको भी यहाँ लिखी ताकि ये कॉन्सेप्ट जो कि एसएससी में 3 से 4 बार अलग अलग एग्जामिनेशन में, यहाँ तक कि सीजीएल लेवल के प्री एग्जामिनेशन में भी यह क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, हमसे पूछा गया कि P Q से 6 गुना बड़ा है। ठीक है, तो एक बात बताइए, 3 डिजिट की बात हो रही है, 3 अचर संख्याओं की बात हो रही है, एक P है, एक Q है और एक R है कि नहीं है। तो मैंने यहाँ लिख दिया भैया एक P है, एक Q है और एक R है, खत्म बात। अब आगे चलते हैं, हमसे कहा गया कि P Q से 6 गुना बड़ा है, कितना बड़ा है, 6 गुना बड़ा है। तो P यदि 1 होगा तो Q यदि Q कितना होगा, 1 होगा, तो P कितना होगा, P हो जाएगा 6 गुना बड़ा, यानी कि 6 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। भाई लिखा जैसा जैसा वो लिखा हुआ है वैसा वैसा हम लोग को सॉल्व करना है। P Q से 6 गुना बड़ा है तो P जो होगा 6 हो जाएगा और Q अपने आप में 1 हो जाएगा। आगे चलते हैं, Q R से 50% कम है, Q R से 50% कम है, तो सीधा सीधा समझ में आना चाहिए कि 50% कम है, पहले 100% था, अब 50% कम हो गया तो कितना बचा, 50, यानी इसका ही आधा हुआ कि नहीं हुआ। तो यदि आधा 1 के बराबर है, आधा 1 के बराबर है तो 1 2 के बराबर होगा कि नहीं होगा, सीधी सी बात है। R अपने आप में 100% है, Q अपने आप में 50% है, तो R जो होगा Q का दोगुना हो जाएगा। आई बात समझ में। अब क्वेश्चन बनता है कि P R से कितने परसेंट अधिक है, तो P R से कितने परसेंट अधिक है, P R से, अच्छा डिजिट वैल्यू में देखी जाए तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 4 है, नहीं है, बिल्कुल है। और अधिक है, बात करना तो किससे अधिक है, R से अधिक है। R से कितना अधिक है, 4 अधिक है। और परसेंट वैल्यू में देखा जाए कि 4 अधिक है 2 पर, तो 4 2 का कितना परसेंट हो गया। तो ये बात तो क्लियर है हम लोग को कि भाई 4 2 का कितना परसेंट है, तो हम लोग यहाँ से सॉल्व करके भी निकाल सकते हैं कि भाई ये हो गया आपके कितने के बराबर, 200% के बराबर। या फिर देखा जाए कि 1 का दोगुना है, तो कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है तो उसका दोगुना 200% या 200% के बराबर होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो वो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 200%, यानी कि दोगुना हो गया यहाँ पे, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 200%। आई बात समझ में। आइए देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस को जिनके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, हम लोग और भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन को समझ पाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चन है हमारे पास और इन क्वेश्चंस की बदौलत ही हम लोग एग्जाम क्रैक करने में बहुत सफलता प्राप्त कर पाएंगे। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को।
तो दोस्तों आइए आगे चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कुछ इस तरह से लिखा हुआ है कि आशीष अपनी मासिक आय का 20% भोजन पर, शेष का 25% वस्त्र पर और शेष का 10% यातायात पर खर्च करता है। यदि वह 5400 रुपए की बचत करता है तब उसकी वार्षिक आय की गणना कीजिए। एक बात आप लोगों ने ध्यान रखी होगी कि किसी भी आय की बात की जाए तो वह आय अपने आप में क्या होगी, 100% होगी कि नहीं, 100% होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी। तो मैंने जैसा कहा, अच्छा ऐसा एक क्वेश्चन आपने पिछले वाले वीडियो में देखा होगा बेसिक या फ्रेशर लेवल के स्टूडेंट्स के लिए, जो कि सीधा सीधा था कि भाई नॉर्मल हमने अलग अलग परसेंटेज डिवाइड कर दिए थे, हम 100 में से उसको माइनस करते थे और हमारा आंसर आ जाता था। बट यहाँ पर अंतर क्या है और इस लेवल के क्वेश्चन को यहाँ पर डालने का महत्व क्या है, वो चीज को समझिए। ये जो शब्द लिखा है ना शेष, इसका बहुत ज्यादा महत्व है। शेष का महत्व इसलिए ज्यादा है क्योंकि अब हमें काउंट करना है बचे हुए पर, फिर जो बचेगा उस बचे हुए पर और फिर जो बचेगा उस बचे हुए पर। यानी कहने का मतलब है हम लोग हमेशा 100% को लेकर नहीं चलेंगे, हम जो बचेगा उसको बेस मान करके सॉल्व करेंगे। तो आइए चलते हैं हम सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन कुछ इस तरह से कि आशीष अपनी मासिक आय का 20% भोजन पर खर्च करता है। तो मैंने कहा कि आय कितनी है हमारे पास, 100% क्या हो गई हमारे पास, आय हो गई कि नहीं हो गई, 100% आय हो गई, 100% हो गई हमारे पास आय। ठीक है, तो 100% आय हो गई। तो एक बात ध्यान रखिए कि हमने 20% खर्च कर दिया भोजन पर, तो मैंने इसमें से 20% माइनस कर दिया। मैंने जब 20% माइनस किया तो मेरे पास कितना बचा, अब बचा है 80%। ठीक है, अब मुझसे कहा गया कि शेष का 25% वस्त्र पर खर्च करता है। तो ये जो 25% खर्च हो रहा है क्या वह 100 पर हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं। इस 100 का अब कोई काम बचा है क्या, बिल्कुल भी नहीं बचा। अब काम है हमारे पास 80% का, तो यह शेष है और इसी शेष में से 25% लोग वस्त्र पे खर्च कर रहे हैं। तो 80 का 25% कब होना, यानी कि 80 का 75% होना, क्या मैं बोल सकता हूं, बिल्कुल। यानी मैंने 80% को बेस वैल्यू माना और 25% कम की बात की, तो 100 ये 80 को अब 100% मान लिया मैंने। अब 80 का 75% निकालूंगा तो आंसर आ जाएगा कि नहीं आएगा। 80 का मैंने 75% निकाला तो 80 का 75% हमारे पास बचेगा, यानी 25 थी 75 और 25 को 100 हो गया और 4 से 4 दुनिया 8, मतलब बचा कितना हमारे पास, अब हमारे पास बचा है 60%। ये बात क्लियर हो रही नहीं हो रही, बिल्कुल। पहले हमारे पास 80% बचा था, हमने उसको बेस वैल्यू माना और 25% वस्त्र पर खर्च करके हमने अब कितना बचाया है, अब खर्च करने के बाद हमारे पास 60% बचा है। एक और चीज है, अब मुझसे कहा गया कि शेष का 10% वह यातायात पे भी खर्च करता है, इसका 10% की बात कर रहा है वो। तो मैंने आपको बताया है कि 60% जो है, आप पिछली बार वीडियो में देखेंगे तो यूनिट वैल्यूज के हिसाब से हमने देखा था कि भाई 10%, यदि 10% की बात होती तो 1/10 के बराबर होता है। तो 10% 1/10 के बराबर है, तो बचेगा कितना इसमें से, तो बचेगा 90% बचेगा कि नहीं बचेगा। तो 90% को यदि मैं यूनिट वैल्यू में लिखूं तो 9/10 भी लिख सकता हूं मैं, बिल्कुल लिख सकता हूं, क्योंकि 90% का आशय क्या होता है, 90/100 होता है। तो 90/100 मतलब कि 9/10 जो भी हमारे पास क्या आ गई, यूनिट वैल्यू आ गई। तो क्या मैं 60% का डायरेक्ट 9/10 भी कर सकता हूं, ऊपर भी हम लोग कर सकते थे। अब हम टोटल परसेंटेज लेके चल रहे हैं तो हम केवल परसेंटेज से ही इसको सॉल्व करेंगे। तो मैंने लिखा कि 60 का 90% जो कि हमारे पास क्या हो जाएगा, बचत में हो जाएगा। तो मैंने इन दो शून्य से इन दो शून्य को काट दिया, तो हमारे पास आ गया 54% की बचत। ये बात क्लियर हुई, मतलब आय में से हम लोग कितना बचा पा रहे हैं, 54% बचा पा रहे हैं, इतना सब कुछ हम लोग सॉल्व करने के बाद। अब हमसे पूछा गया कि यदि वह 5400 रुपए की बचत करता है, तो 5400 रुपए किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पर 5400 रुपए हमारे पास हो जाएगा 5400 रुपए के बराबर हो जाएगा, 54% के बराबर हो गया। ठीक है, तो 54% के बराबर हम टोटल मासिक आय की बात की जाए तो 100% कितना हो जाएगा हमारे पास, 54 से मैंने इसको काट दिया, कितनी बार में कट गया, 100। तो ये कितना आ गया, 10,000। ये क्या आ गया हमारे पास, मासिक आय आ गई, आ गई नहीं आ गई, ये आ गया हमारे पास मासिक आय। अब क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, हम लोग के यदि 4 ऑप्शन है, 4 में से एक ऑप्शन 10,000 भी आएगा और डेफिनेटली मैं बोल सकता हूं कि 90% स्टूडेंट ये 10,000 को देख के फटाक से लगा देंगे समय बचाने के हिसाब से। लेकिन क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन में लिखा हुआ है वार्षिक आय की गणना कीजिए, यानी कि मासिक से हमको कोई लेना नहीं है, वार्षिक की बात कर रहा है। तो यह जो मासिक होगा इसका हम लोग क्या करेंगे, 12 गुना करेंगे, क्योंकि 12 माह की बात चल रही है। तो 10,000 में जब मैंने 12 का गुणा किया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 10,000 गुणित 12, तो आंसर कुछ इस तरह से बनेगा 1,20,000 रुपए। आई बात समझ में, ये आ गया आपका आंसर आ गया। क्लियर हुई बात, ठीक है। जैसा भी हमने किया इसको धीरे धीरे हमने परसेंट करके किया, आप चाहे तो इसको अपने कॉन्सेप्ट के हिसाब से यूनिट वैल्यूज मानकर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जैसा भी आपको सुटेबल लगे। ठीक है, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
हमारा ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आगे चलते हैं। एक शहर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 10% की दर से बढ़ती है। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक शहर की जनसंख्या है प्रतिवर्ष 10% की दर से बढ़ती है। मतलब आज यदि 100 है तो एक साल बाद कितनी होगी, 110 हो जाएगी। फिर 10% बढ़ेगा तो वह किस पर बढ़ेगा, उस 110 पर बढ़ेगा, ना कि 100 पर बढ़ेगा, क्योंकि 110 का फिर हम 10% बढ़ाएंगे तो वह 121 के बराबर होगा। आई बात समझ में? तो कुछ चीजें समझने लायक है। यदि 2 वर्ष पहले वह 20,000 थी तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी? एक बात बताइए, यदि मैं वर्तमान की बात करूं तो आज से 2 साल पहले कुछ जनसंख्या थी और आज से 2 साल बाद की निकालनी है, तो इनके बीच में डिफरेंस कितने का आ गया? टोटल 4 वर्ष का आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया, क्योंकि वर्तमान से हम पिछले वाले को ज्ञात कर रहे हैं और वर्तमान से हमें क्या करना है, वर्तमान से 2 साल बाद वाला हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो टोटल 4 वर्ष की बात हुई कि नहीं हुई? एक बात और ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन में पूछा गया है 20,000 थी और काउंट करना है 4 वर्ष बाद का, ठीक है? तो 20,000 हमने मान लिया, ये क्या हुई हमारी बेस वैल्यू हुई कि 20,000 2 वर्ष पहले की थी। अब हर वर्ष क्या होती है, 10% की वृद्धि होती है। 10% की वृद्धि होती है तो 1/10 यानी कि 10% की वृद्धि हुई, यानी किसके बराबर हो गया आपका, 1/10 के बराबर हो गया। अब बेस वैल्यू क्या है हमारे पास, 10 है, 1 की वृद्धि होगी तो अब जाके कितना हो जाएगी, 11/10 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? क्योंकि 10 तो क्या है हमारी बेस वैल्यू है, मतलब स्टार्टिंग में 10 रही होगी, 10 पर कितना बढ़ गया, 1 बढ़ गया, तो वह कितना हो गया, 11/10 हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल हो गया, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। गुणा किया मैंने, लिखा है 11/10। हर चीज के हर कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको स्टार्टिंग से पहला, दूसरा और तीसरा तीनों वीडियो देखने पड़ेंगे, जिससे कि आपको इन क्वेश्चंस में कोई भी रत्ती भर भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। मैंने कहा कि पहले 4 वर्ष की बात है तो पहले वर्ष में मैंने बढ़ा दिया, 11/10 कर दिया। ये पूरी वैल्यू है किसकी, 1 वर्ष बाद की, ठीक। फिर मैंने एक बार और 11/10 बढ़ा दिया, ये होगी 2 वर्ष बाद की। फिर मैंने बढ़ाया 11/10, ये होगी 3 वर्ष बाद की। और फिर मैंने बढ़ाया 11/10, ये होगी 4 वर्ष बाद की वैल्यू। कोई दिक्कत इसमें बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ से 1 2 3 4 जीरो तो हमने हटा दिए। कहां से हटा दी, 1 2 3 4 जीरो हटा दिए, कोई दिक्कत। एक बात ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि यदि आपको 11 के लिए 11 के स्क्वायर, क्यूब या 4 तक की घात के क्वेश्चंस बनते हैं, तो एक बात ध्यान रखिएगा कि 11 में जब भी 11 का गुणा किया जाता है, 11 में जब भी 11 का गुणा किया जाता है तो वह कितना हो जाता है, 121 होता है, जो कि 11 का स्क्वायर होता है। यदि ये 11 का स्क्वायर है तो 11 का क्यूब यदि पूछा जाए तो कितना हो जाएगा, 1331। और 11 की घात 4 की बात की जाए तो 14641 हो जाता है। तो क्या यहाँ पर दिखा है हमको 11 की घात 4 है, बिल्कुल दिखा है 11 की घात 4 है। और गुणा में क्या चल रहा है हमारे साथ, 2 चल रहा है। तो मैंने देखा कि 11 की घात 4 जो है वो क्या आ जाएगा, 14,641 हो जाएगा। तो मैंने यहाँ एज इट इज लिख दिया, 14,641 लिख दिया, ठीक है। कैसे आया, क्योंकि हमने स्क्वायर किया तो 121 आया, क्यूब करेंगे तो इसी में 11 गुणा करेंगे और उसी में 11 गुणा करने पर 14,641 हमारे सामने आ जाएगा। मैं इसको सॉल्व कर लूं, ठीक है। तो 2 एकम 2, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12 की 2 हासिल का 1, 4 दूनी 8 और 1 9 और 2 एकम 2। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 29,282। अब ये 2 वर्ष के बाद हमारी जनसंख्या हो जाएगी। क्लियर है दोस्तों? आगे चलते हैं 6वें क्वेश्चन की तरफ। ये हो गया हमारा 5वां क्वेश्चन। क्वेश्चन अगला क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा। अब आय की बात चल रही है, जैसे हमने इस वाले में आय का क्वेश्चन किया। अब खर्च की बात कर दी गई और बजट की बात कर दी गई, वो तो हमने नॉर्मल निकाल लिया, लेकिन क्वेश्चन एक अलग तरीके से भी बनता है जिसका टाइप ही अलग होता है। ध्यान दीजिएगा, राहुल अपनी आय का 30% खर्च करता है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है एवं खर्च में 33.1/3% की वृद्धि हो जाती है, तब बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा 30% क्या होगी, इसमें हमने खर्च कर दिया, तो 100% क्या रहा होगा, हमारी आय रही होगी कि नहीं रही होगी, आय हमारी रही होगी 100%। खर्च हो गया हमारा कितना, 30%, और बचत कितनी होगी हमारे पास, 70%। ये बात क्लियर होगी कि नहीं होगी, ठीक है। मैंने एक काम किया, इनको है ना परसेंटेज के रूप में लेकर अपने कॉन्सेप्ट के हिसाब से यूनिट वैल्यूज में लेके किया, ठीक है। मैं यदि कहूं कि हमारे पास 10 आय थी, 3 को हमने खर्च कर दिया तो 7 बचा। रीजन उसका है कि 30% को हम लोग जब बदलते हैं तो 30% में परसेंट को हटाकर हम क्या कर देते हैं, बटे में 100 कर देते हैं।
ठीक है, 0 से 0 कैंसिल कर दिया तो अपने आप में क्या हो जाएगा, 3/10 हो जाएगा। यानी कि हमारे पास आय कितनी थी, 10, मैंने 3 को खर्च कर दिया जो यहाँ पर लिखा हुआ है, तो बचेगा कितना, 10 में से 3 को माइनस किया तो 7 हमारे पास बचत हो जाएगी। ये बात क्लियर हो जानी चाहिए आपको। क्लियर। अब हमसे पूछा गया कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि कर दी जाए, यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो एक बात बताइए कि 10 में 20% की वृद्धि कर दी गई तो 10 का 120% हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो 10 का 120% निकालना है तो कैसे निकालेंगे हम लोग, 10 गुणित 120%, बिल्कुल, तो वह किसके बराबर हो जाएगा, 12 के बराबर हो जाएगा। ये बात क्लियर हुई। तो हमारा आंसर कितना, यहाँ पे क्या आ गई, हमारी अगली आय 12 हो जाएगी। ठीक है, अब हम करते हैं खर्च के ऊपर बात। खर्च की क्या हो रही है, खर्च में भी 33 से 1/3% की वृद्धि हो रही है। ध्यान दीजिएगा, 33 से 1/3% की वृद्धि होना यानी 1/3 की वृद्धि होना। ठीक है, यदि 1/3 की वृद्धि हो गई यानी कि जो है 33 से 1/3% के बराबर है। पहले कितनी थी, 3 थी, 1 की वृद्धि हो गई होगी तो अब कितनी हो गई होगी, 4 हो गई होगी। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ बिल्कुल अच्छे तरीके से, क्योंकि हमने पिछले कॉन्सेप्ट में पढ़ा है कि 33 से 1/3% को हम लोग 1/3 लिख सकते हैं जब हम माने परसेंट को 1 के रूप में। ठीक है, 100% है तो वह 1 के बराबर है, तो 33 से 1/3% उसके तीसरे हिस्से में 1/3 के बराबर होगा। उस 3 में से हमने क्या किया, 1 की वृद्धि करी तो वो कितना हो गया, हमारे पास 4 हो गया। तो हमारे खर्च जो हो गया नया कितना हो गया, 4 खर्च हो गया। एक बात ध्यान दीजिएगा कि इन दोनों का जो अंतर होगा वो बचत होगी। तो 12 में से 4 जब माइनस किया तो बचत कितनी होगी हमारे पास, 8 बचत होगी। आई बात समझ में। क्वेश्चन पूछना क्या रहा है, इस बात पे हम चले जाते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बचत पर प्रभाव पड़ने वाली बात है, तो बचत पहले कितनी थी, पहले बचत थी 7 और अब कितनी हो गई, अब हो गई है 8। तो सीधी सीधी बात है, कितना बढ़ गया, 1 बढ़ गया। कितना बढ़ गया, 1 बढ़ गया। लेकिन किस पर बढ़ा है, 8 पर बढ़ा है या 7 पर बढ़ा है, 7 पर बढ़ा है दोस्तों। तो 1 जो है वह 7 का कितना परसेंट है। मैंने कहा है आपसे कि यूनिट वैल्यू में जो 1/7 होता है, परसेंटेज वैल्यू में वो कितना होता है, 14 सही 2/7% होता है, जो कि क्या होता है, 100 का 7वां हिस्सा होता है। ठीक है, तो हम लोग जब 1/7 की बात करेंगे तो सीधे सीधे 100/7 की बात जाएगी, और 100/7 को जब हम इस मिश्र भिन्न में बदलेंगे तो 14 से 2/7% हमारे पास आंसर आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, आइए चलते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ, और बहुत ही बढ़िया तरीके से हम लोग चल रहे हैं एक वे में। ठीक है, देखते हैं नए क्वेश्चन को। तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जीतने वाले को वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ एवं वह 8000 मतों से जीत गया। यदि डाले गए मतों का 20% मत अवैध घोषित कर दिए गए हों तो ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन बनता है कि कुल मत, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन बनता है जीतने वाले को प्राप्त मत, और तीसरा क्वेश्चन बनता है हारने वाले को प्राप्त मत। ठीक है दोस्तों, तो एक बात ध्यान में रखिए कि जब भी वैध और अवैध की बात की जाए तो सबसे पहले हमारे मत, हमने सबसे पहले क्या माने भैया कि मत जो है वह है 100% अपने आप में। क्लियर होगी बात। तो वैध और अवैध की जब भी बात की जाती है तो अवैध मतों को सबसे पहले हटा दो, क्योंकि जो भी कैलकुलेशन होनी है वो वैध मतों पे होनी है। तो मैंने कहा कि 20% जो है हम लोग माइनस कर देते हैं इसमें से। तो 20% क्यों माइनस कर रहे हैं, क्योंकि इनका कोई काम ही नहीं है, ये है अपने आप में अवैध मत है। ठीक है, जब मैंने 20 को माइनस किया तो बचा कितना हमारे पास, 80%। ठीक है, ये जो 80% है वो क्या हो जाएंगे हमारे लिए, ये 80% हो जाएंगे वैध मत हो जाएंगे। क्लियर है, आगे चलते हैं। हमसे कहा गया वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ किसको, जीतने वाले व्यक्ति को। बात चल रही है किसकी, जीतने वाले व्यक्ति की। तो 80 का 60% निकाल लिया जाए, 80 का 60% निकाल लिया गया तो अक्षम कितना हो गया, 48%। तो ये बात ध्यान में आनी चाहिए कि 48% है क्या वास्तव में, ये 48% है वैध मतों में से जीतने वाले व्यक्ति को प्राप्त मत। ठीक है, अब जीतने वाले व्यक्ति को कितने मिले, 48% मिले जीतने वाले व्यक्ति को। ठीक है, तो टोटल वैध मत कितने थे, 80 थे। तो जब मैं 80 में से इस 48 को माइनस करता हूं तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, हारने वाले को प्राप्त मत। तो वो कितना आएगा, 32%। तो 32% क्या हो गया हमारे पास, हारने वाले व्यक्ति को प्राप्त मत। आई बात समझ में, हारने वाले व्यक्ति को प्राप्त मत। अब क्या बोल रहा है वो कि 8000 मतों से जीत गया। मैंने जो पिछला वीडियो दिखाया था और सिंपल लेवल का इस तरह का कोई चुनाव का क्वेश्चन था, तो उसमें एक चीज आपने देखी होगी कि जीतने और हारने वाले को जो अलग अलग मत मिलते हैं उन दोनों के बीच का प्रतिशत का जो अंतर होता है वह इसके बराबर होगा। आई बात समझ में, मतलब 8000 मतों से जीत गया है तो हम क्या करेंगे, उसको परसेंटेज में डिफरेंस के इक्वल रख देंगे। कहने का मतलब यूं है कि मैंने लिखा है 48 - 32। ठीक है, ये किस रूप में, ये प्रतिशत के रूप में। तो जब मैं इन दोनों का अंतर निकालता हूं तो किसके बराबर हो जाएगा, 16% के बराबर हो जाएगा।
और 8000 मतों से जीत गया, तो यह जो प्रतिशत है क्या वह 8000 के बराबर होगा? बिल्कुल होगा। तो मैं लिख सकता हूं कि ये जो 8000 मत हैं वह 16% के बराबर हो गए। ठीक है, अब हमारा पहला क्वेश्चन पे जाते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि कुल मत कितने थे? कुल मत मतलब वैध भी मिला के और अवैध भी मिला के। कहने का मतलब ये है कि 8000 जो है यदि 16% के बराबर है तो हम लोग लिखेंगे 100% कितना होगा। तो पहला क्वेश्चन में हमने क्या किया, 16 पंजे 80 यानी कि हो गया हमारे पास 50,000। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास कितना, 50,000। ये बात क्लियर हुई। पहला आंसर क्या निकल गया हमारे पास, 50,000 कुल मत थे। आई बात समझ में? आगे चलते हैं, हमसे ये चीजें क्लियर हो गई है। ठीक है, हमारे पास 80% थे वैध मत, जिसमें से 48 थे जीतने वाले को, और लूजर को कितने मिले, 32% मत मिले। ठीक है, अब क्वेश्चन जो अगला बनता है कि भाई जीतने वाले को प्राप्त मत कितने हैं, तो जीतने वाले को टोटल में से निकाल लेंगे। इस 50,000 का 48% निकाल लो आप। ये 50,000 का कितना निकाला हमने, 48% निकाल लिया। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल किया, डबल जीरो लगाया हमने, 5 से मल्टीप्लाई किया तो 28 में कितना हो जाएगा, 240। यानी आंसर कितना आ गया, 24,000। ये किसको मिले, ये मिले किसको, विनर को मिले। आई बात समझ में? ये हो गया आपका दूसरा क्वेश्चन। ये हो गया तीसरा क्वेश्चन। हमसे पूछा गया कि हारने वाले को कितने प्राप्त मत है, तो हारने वाले को कितने मिले हैं दोस्तों, 32% मिले हैं। तो इसी 50,000 का जब हम लोग 32% निकाल लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो भी कैंसिल हो गई। आई बात समझ में? और मैंने इसको सॉल्व कर लिया, ये डबल जीरो लगा दो और 5 से हमने किया तो कितना हो गया, 16,000। ठीक है, ये वैल्यू आ गई किसकी, लूजर की। ठीक है, इतना न करने की बजाय यदि आप करते हैं कि 50,000 जो कुल मत है उसमें से वैध मत निकाल लिए तो 80% है, तो वैध मत कितने हो जाएंगे, वैध मत की यदि बात की जाए तो वैध मत जो हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, 80%, यानी कि 40,000 के बराबर। ठीक है, 50,000 कुल मत है, 20% अवैध घोषित कर दिए गए तो 80% बचे, वो 80% किसके बराबर हो जाएंगे हमारे लिए, 40,000 के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग इन दोनों के रूप में अलग अलग हम लोग डिवाइड कर सकते थे, तो भी हमारे विनर और लूजर के आंसर आ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हो गए हमारे पास तीनों क्वेश्चन के आंसर। ठीक है, पहला आंसर ये, दूसरा ये और तीसरा ये। ठीक है, यदि पूछा जाए कि वैध मत कितने हैं तो हम लोग डायरेक्ट 80% भी निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि चावल के भाव में 25% की कमी होने से कोई व्यक्ति 360 रुपए में 7.5 किलो अधिक चावल खरीद पाता है। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी देखा है। जो मैंने कल क्वेश्चन दिया था 10वां स्टूडेंट्स के लिए, वो क्वेश्चन कुछ इसी तरह से था, लेकिन डिफरेंस क्या है, वहां पर पूछा गया था घटा हुआ मूल्य, या फिर सिंपल लेवल में जो पूछा जाएगा बेसिक लेवल पर घटा हुआ या बढ़ा हुआ मूल्य पूछा जाएगा। यहाँ पर पूछ लिया आरंभिक मूल्य, तो व्यक्ति यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। ठीक है, चीज देखते हैं क्या बोलना चाह रहा है कि 360 रुपए, मैं पहले भी 360 रुपए ही खर्च करता था। मैं पहले क्या करता था, पहले भी 360 रुपए खर्च करता था, आज भी मैं 360 रुपए ही खर्च कर रहा हूं, लेकिन 25% क्या हो गई, उसके भाव में कमी आ गई। तो भाव में कमी आ गई है तो 25% कमी होने से 7.5 किलो अधिक चावल मैं खरीद पाता हूं। तो एक बात बताइए, मैंने पहले भी कहा था कि ये जो 25% मूल्य में कमी आई है वह किसका मूल्य है, वह मूल्य है 7.5 किलो का। तभी जाकर तो हम 7.5 किलो अधिक खरीद पाए। मैं यदि बोल रहा हूं आपसे कि मैंने क्या किया, 100 रुपए में 100 टॉफी खरीदता था और वो 90 रुपए होगी तो 10 रुपए का फायदा हुआ कि नहीं हुआ, तो वो 10 रुपए किसके बराबर होंगे, उन टॉफीज के बराबर जो मैं 10 रुपए में एक्स्ट्रा ले पाता। आई बात समझ में? तो वही चीज कहने का यहाँ मतलब है कि जो 25% है ना दोस्तों, यह 25% मूल्य में कमी है, जिस मूल्य में कमी से हम लोग 7.5 किलो अधिक चावल खरीद पा रहे हैं। ठीक है, तो ये 25% किसके बराबर हो गया, 7.5 किलो के बराबर हो गया। मैं यदि बात करूं 100% मूल्य की कि भाई टोटल इतना मैंने एक्सपेंड करा है, इतना खर्च किया है, तो मैं यदि इसमें 4 का गुणा करूं तो मेरा कितना निकल जाएगा, 100% निकल जाएगा। तो कुल मूल्य जो होगा 100% किसके बराबर है, 360 रुपए के बराबर है। आई बात समझ में? जब मैंने इसमें 4 का मल्टीप्लाई किया तो इसको क्यों छोड़ दिया जाए, मैंने इसमें भी 4 का मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया 30 किलोग्राम। आई बात समझ में? मतलब इस 100% रुपए में मैं अब 30 किलोग्राम चावल खरीद पा रहा हूं, क्योंकि 7.5 अतिरिक्त मिला करके। आई बात समझ में? ये 30 किलोग्राम का मूल्य कितना हो गया, 360 रुपए हो गया, क्योंकि 100% है मूल्य में बात करें तो 360 रुपए में जब 30 किलो खरीद पा रहा हूं तो 3 से तो ही काट दिया, 3 से ही काट गया, कितना हो गया 12, तो 12 रुपए प्रति किलो मूल्य होगा। आई बात समझ में? 12 रुपए प्रति किलो मूल्य अब हो गया, कितना हो गया, 12 रुपए प्रति किलो मूल्य हो गया। आई बात समझ में? अब हमसे पूछा गया है कि ये तो अब हो गया है, तो बाद में जब क्या बोल रहा है कि चीनी लिखा है,
चावल का आरंभिक मूल्य जो होगा वो कितना हो जाएगा। तो आरंभिक मूल्य मतलब पहले कितना था, तो कितनी कमी की थी हमने, 25% की कमी की थी। तो हम क्या करें, उस 25% की कमी को ध्यान में रखते हुए ये जो 12 रुपए हो गया वो किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा 75 के बराबर हो जाएगा। आएगा समझ में, जब 12 75 के बराबर है तो 100% निकाल लेंगे। 25 दिए 75, 25 चौको 100, 3 चौको 12, यानी कि आंसर कितना आ गया दोस्तों, 16 रुपए प्रति किलो। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। यानी कहने का तात्पर्य सीधा सा है, ये है भाई चावल के मूल्य में 25% की कमी हुई है, जिससे कोई व्यक्ति 360 रुपए में 7.5 किलो अधिक चावल खरीद पाता है। तो हमने एक वेशभूषा बनाई कि भाई 25% जो मूल्य था प्रतिशत के रूप में, वो किलो में 7.5 किलो की मात्रा के बराबर। तो वही मैंने 4 गुना किया तो 100% बना लिया, यानी मैं 100% खर्च करूंगा अब और चीजें मैं ज्यादा लूंगा। तो वही जितना मूल्य पहले खर्च करता था वही मैं अभी खर्च करूंगा। तो 360 रुपए मैंने पहले खर्च किए, अभी भी 360 ही खर्च कर रहा हूँ, लेकिन चीजें कितनी ज्यादा मिल रही है, वो 7.5 किलो ज्यादा मिल रही है, ठीक है। तो ये 30 किलो के का मूल्य कितना हो गया, 360 रुपए हो गया, 360 डिवाइडेड बाय 30 हो गया, तो हमारा कितना आ गया, 12 रुपए प्रति किलो। अब वर्तमान की आ गई, हमारा मूल्य आ गया। और उसी चीज को क्या किया हमने, किस कारण से हुआ, जब 25% क्या हो जाए, कमी कर दी जाए। तो 25% कमी कर दी गई, तो पहले कितनी होगी, पहले 100 होगी, अब 75 होगी। तो इस 12 को मैंने 75% के बराबर रखा, तो मेरा आंसर कितना आ गया, 16 रुपए प्रति किलो। तो दोस्तों आइए चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ, जिससे आपके और भी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, यदि एक व्यक्ति अपनी आय का 30% बचाता है, यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो बचत कितने परसेंट बढ़ेगी यदि खर्च पूर्ववत रहे। कहने का तात्पर्य कुछ इस तरह से है कि मुझसे कहा गया कि भाई साहब उसकी जो आय है अपने आप में कितनी है, अपने आप में 100% है कि नहीं है, ठीक है। तो 100% यदि आय है तो वो क्या कर रहा है, वो 100% में से 30% को क्या कर रहा है, वो खर्च कर रहा है। तो मैं यहाँ लिख दूं कि भाई 100% आय हो गई, 30 क्या हो गया, खर्चा हो गया, ठीक है, ठीक है। अब बात आती है बचत पर, तो बचत कितनी कर रहा है, इन दोनों का अंतर देखा जाए तो कितना हो जाएगा, 70 के बराबर हो जाएगा। आई बात समझ में, और छोटा कर सकते हो। रीजन उसका है छोटा करने का कि भाई हम लोग कैलकुलेशन ज्यादा ना करनी पड़े। तो मैंने देखा कि 30% की बचत कर रहा है, तो 30% यानी फ्रैक्शन रूप में कितना हो जाएगा, वो 3/10 के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं 10, इसको लिख सकता हूं 3, और इन दोनों का जो अंतर होगा वो किसके बराबर होगा, हमारे 7 के बराबर होगा। क्लियर हुई बात। आगे चलते हैं, जब आय 10 थी, खर्च 3 हो गया, बचत 7 हो गई। उसकी आय में 20% की वृद्धि कर दी जाए, जैसा कि हमने देखा 20% की वृद्धि कर दी गई, तो 10 का 20% की वृद्धि कर दी गई, तो 20% की वृद्धि करने पर 10 का 120% हो जाएगा, ऐसा निकाल लो आप। तो कितना हो जाएगा आपके पास, 12 हो जाएगा। आई बात समझ में, 12 कर दी गई। ऐसा ही क्वेश्चन हमने इससे पहले भी किया है, लेकिन उसमें क्या था, हमको कुछ भी सेम रखने की बात नहीं थी, सब कुछ अलग अलग था, ठीक है। हमसे यहाँ पूछा गया कि बचत कितने परसेंट बढ़ेगी यदि खर्च पूर्ववत रहे। क्वेश्चन ऐसा का ऐसा एज इट इज उठ के आ जाता है एग्जाम में, हम लोग बौखला जाते हैं कि भाई ऐसा क्वेश्चन कैसे आ गया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब खर्च पूर्ववत रखना है, आय 12 रखी है हमने, बचत हमने रखी कितनी, बचत हम लोग को क्या करना है, याद करना है। तो बचत कितने परसेंट बढ़ेगी, ठीक है। यदि खर्च पूर्ववत है तो खर्च मैंने पहले भी कितना करता था, 3 ही करता था, और अब भी कितना करता हूं, 3 ही करता हूं, ठीक है। अब एक बात बताइए, जब आय मेरे पास 12 हो गई, खर्च 3 हो गया, तो 9 कितना आ जाएगा हमारे पास, बचत आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। आगे बात समझ में। अब मुझे बताइए कि बचत में कितने परसेंट की बढ़ोतरी हुई, तो वह कितने की बढ़ोतरी हुई, 2 की बढ़ोतरी हुई, ठीक है। 2 की बढ़ोतरी हुई, क्या 9 पर हुई कि 7 पर हुई, 7 पर हुई। तो मैं लिख सकता हूं कि 2 7 का कितना प्रतिशत है, ठीक है। ऐसा न करने के बजाय एक चीज और हो सकती है, क्या कि भाई 2/7 की बात कर रहा है, लेकिन मुझे तो पता है सर कि 1/7 जो होता है वह क्या होता है, 14 से ही 2/7% के बराबर होगा, और ये जो है इसका क्या है, 2 गुना है, ठीक है। तो ये इसका 2 गुना है, तो इसका भी यदि मैं 2 गुना कर दूं तो आंसर आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो इसका 2 गुना कर दीजिए तो आंसर आपके पास आ जाएगा 28 सही 4/7%। आगे बात समझ में, ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये वाला क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया। आगे चलते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि यदि किसी संख्या में उसके 128 सही 4/7% को जोड़ दिया जाता है, कहने का तात्पर्य समझिए, वो कह रहा है किसी संख्या में, तो किसी संख्या की बात कर रहा है, तो क्या मैं संख्या को 100% मान लूं, कोई दिक्कत वाली बात है क्या, बिल्कुल भी नहीं। मैंने उस संख्या को कह दिया कि भैया 100% है, ठीक है।
100% है। हम मुझसे कहा गया कि किसी संख्या में उसके 128 सही 4/7% को जोड़ दिया जाता है, मतलब इसमें 100 तो जुड़ ही रहा है, साथ ही और क्या जुड़ रहा है, 28 सही 4/7 भी जुड़ रहा है। ये बात आपने ध्यान दी नहीं दी? बिल्कुल। तो मैं क्या इसको लिख सकता हूं, एक बात ध्यान दी होगी, अपन इससे वाले पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग को मालूम पड़ा कि 2/7 जो है वो किसके बराबर है, 28 सही 4/7% के बराबर है, यानी कि 1/7 जो था वो किसके बराबर था, 14 सही 2/7 के बराबर था कि नहीं था? बिल्कुल था। तो हमसे वही तो बात कही गई है, तो ये वैल्यू हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट एज इट इज लिख सकते हैं 2/7 के बराबर। ठीक है, यानी कि जो बेस वैल्यू है वो कितनी है, 7 है। तो क्या मैं इन दोनों बेस वैल्यू को साथ साथ लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं? तो मैं यहां से इसको हटा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात, मतलब कि किसी संख्या के हमने 7 अलग अलग हिस्से किए, उसमें से पूरे 7 को एक बार ले लिया, दूसरी बार में फिर से उसी 7 को ले लिया, क्योंकि 100% उस 7 के इक्वल है, ये 100 दूसरा वाला है वो भी उसी 7 के इक्वल है, फिर आता है उस 100 में से 2/7वां हिस्सा, तो उस 100 को यदि मैं 7 मान रहा हूं और उसका 2/7वां हिस्सा ले रहा हूं, तो वह सीधे सीधे 2 के बराबर होगा। दोस्तों ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? तो मैं इन परसेंटेज को करने के बजाय क्या यूनिट वैल्यू में कर लूं? बिल्कुल, क्योंकि मेरी कैलकुलेशन बच गई, मेरा बहुत सारा टाइम बच गया। ठीक है, तो मैंने क्या किया, 7 और 7 14, 14 और 2 कितना हो गया, 16 हो गया, ये यूनिट वैल्यू हो गई हमारे पास। बिल्कुल समझ में आ जानी चाहिए बात। ये बात समझ में आ गई आपको कि 16 कहां से आया? अब 16 जब आ गया हमारे पास, तो हमसे क्या होगा कि 8000 प्राप्त होता है। ठीक है, तो 8000 प्राप्त यदि हुआ, तो 8000 यदि मैं कहूं कि 16 के बराबर है, 8000 यूनिट में यदि 16 के बराबर है, तो हमसे पूछा क्या गया है, संख्या ही तो पूछी है। मैं क्या कर दूं, यहां 7 का गुणा कर दूं, कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी नहीं। ये मूल संख्या है ना, ये मूल संख्या है 100%, तो हमने 100% को 7 मान लिया है, तो यहाँ पे मैं 100 का गुणा करूंगा या 7 का करूंगा, क्योंकि यूनिट में चल रहा है सब कुछ। तो मैंने 8000 को रखा 16 के बराबर, और यहाँ पे 7 का रखा मैंने यूनिट के बराबर, 16 पंजे 80, यानी मेरा आंसर कितना आ गया दोस्तों, मेरा आंसर आ गया कितना, 3500। ये आपका आंसर आ गया। आई बात समझ में? ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन जो अगला वाला है वो क्या मैं करूंगा? नहीं, ये क्वेश्चन आपको करना है आपके हिसाब से। ठीक है, ये लिखा है फॉर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि शहर की जनसंख्या 6000 है, एक वर्ष बाद पुरुष 6% और महिला 8% बढ़ जाती है। ठीक है, 6% और 8% बढ़ जाती है, जिससे कुल जनसंख्या जो हो जाएगी 6450 हो जाएगी। पुरुषों की आरंभिक संख्या ज्ञात कीजिए जो पहले थी, बढ़ने से पहले थी। ठीक है, तो दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोग को करना है। ठीक है, ये बात क्लियर होगी आपको? अब ध्यान दीजिएगा, परसेंटेज में हमने 3 वीडियोस बनाए। पहला वीडियो था कॉन्सेप्ट बेस पे कि भाई किस तरह से हम लोग परसेंट को यूनिट में बदलें और यूनिट में बदलकर चीजों को कम करें, कम समय लगाएं, ट्रिकी ना समझते हो उसको कॉन्सेप्ट की तरह लें और हर क्वेश्चन को सॉल्व करें। दूसरा वीडियो था हमारे बेसिक और फ्रेशर लेवल के स्टूडेंट्स के लिए, जिनमें वो समझ जाए कि हम लोग उस कॉन्सेप्ट को यूज कैसे कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं वो लोग, लेकिन क्वेश्चन आ जाएगा तो हम इसमें यूज कैसे करें, वो चीज को हमने किसमें समझाया है, वो हर तरह के क्वेश्चन को बेसिक लेवल पर उठा के हमने दूसरे नंबर के वीडियो में डाला है। और आज का ये जो पार्ट 3 है, यह अंतिम पार्ट है किसका, प्रतिशत का, और इसमें हमने बचे हुए सभी वह क्वेश्चन रखे हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और जो कि सिलेक्शन रोकने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि एसएससी, बैंक, रेलवे और अन्य व्यापम की एग्जाम में प्रतिशत का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और इस तरह के क्वेश्चन का महत्व तब बढ़ जाता है जब लेवल टफ हो, और टफेस्ट शिफ्ट में ऐसे क्वेश्चन आना तय है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि इस चैनल में आप लोग ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर कमेंट करें। इस वीडियो से जुड़ी कोई भी समस्या वो कमेंट बॉक्स में लिखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर करें, और बने रहिए आपके अपने चैनल के साथ एजुकेशन हब ट्यूटोरियल में। धन्यवाद।